अब्दुल मार्केटिंग और मेरे साथ है इंजीनियर उमर। आज की जो टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली पेशावर एक्सपो DHA मुल्तान, ठीक है। तो जो DHA मुल्तान की एक्सपो हुई थी पेशावर के अंदर, उससे रिलेटेड जो है ना आज की डिस्कशन में हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे। कोशिश करेंगे कि जितनी भी मार्केट वैल्यू है उसकी एप्रिसिएशंस के बारे में, और इसके अलावा जो कमिंग मंथ आ रहा है इस मंथ के अंदर मुल्तान DHA को कहाँ देख रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं उमर साहब से इसके इनिशियल पॉइंट्स के बारे में पूछूंगा कि जो पेशावर एक्सपो हुआ उसके बाद मार्केट कहाँ चली गई है, और अब अगले नेक्स्ट मंथ में इस मार्केट को कहाँ देख रहे हैं सर? थैंक यू सो मच उबैद भाई। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपको बेहतर प्रोजेक्ट्स बताया जा सके और आप कम वक्त में अच्छा रिटर्न भी हासिल कर सको। तो हमारी ये जो वीडियो का जो मकसद है ये DHA मुल्तान जो कि पेशावर एक्सपो जो अभी रिसेंटली हुआ है ये उस हवाले से है। और जैसी एक्सपो 27, 28, 29 को ये कंप्लीट हो गया, 25, 26, 27 को या 27, 28, 29 को ये एक्सपो कंप्लीट हो गया और उसकी बिलेटिंग हो गई, तो उसका जो ऑन था वो जो लोग डिमांड कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई थी। और उसके एक महीने के बाद उसकी मार्केट काफ़ी नीचे आ गई थी, और जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसकी मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी, क्योंकि डाउन पेमेंट हर बंदे की वश में नहीं होता, हर बंदा नहीं दे सकता है। अच्छा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना वो बंदा फंस जाता है। अच्छा, इसमें हमेशा यही होता है कि हमने देखा है पिछली कई सालों से यही होता है DHA के अंदर, जो स्पेशली है जब बिलेटिंग होता है या कोई न्यू अपडेट्स आता है DHA के अंदर, तो विद इन अ मंथ एक बहुत हाइप क्रिएट हो जाता है उसी का, बहुत सेल परचेज उसके अंदर होती है, फिर उसके बाद वो डस्ट बैठ जाता है। सही है। सो इसका रीज़न क्या होता है? मतलब एक महीने के अंदर उसका ऊपर जाना और फिर वो वापस ग्राफ नीचे आना, इसकी लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड सर? सर इसकी ये लॉजिक है कि पहले इसका एक्सपो होता है या कोई बिलेटिंग होता है, इसका बड़ा हुआ क्रिएट हुआ होता है मार्केट में कि भाई एक चीज़ होने जा रही है और हर बंदा इसके अंदर इंटरेस्ट अपना दिखा रहा होता है, और मैक्सिमम लोग इसके अंदर अप्लाइज भी करते हैं, और जिनका निकलता है उसके तो मज़े हो जाते हैं, उसका तो प्रॉफिट मिल जाते हैं, जिसका नहीं निकलता उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं अभी इसको प्लॉट में ले सकूं और ये मेरे लिए अच्छा रिटर्न करता है, क्योंकि बहरिया और DHAs आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। तो वो खामखाम की कोशिश होती है कि वो ले सके, और हर बंदा जब मार्केट में जब आप ना हर चीज़ की एक डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है और हर बंदा कह रहा होता है कि नहीं अभी मैं नहीं बेचना, तो उसकी खामखा ऊपर चला जाता है। ठीक है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में वो इन्वेंट्री आती है और उसके अंदर सेल परचेज होती है और ट्रांजैक्शन के एक बेस ट्रांजैक्शन का पता लग जाता है कि भाई लोग 35 लाख कनाल की डिमांड करे थे और उसकी जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई वो 17 लाख पर स्टार्ट हुई है। सही बात है। ठीक है। और फिर जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं डाउन पेमेंट के, और कोई नहीं दे सकता डाउन पेमेंट, तो वो चाहता है कि बजाय कि ये प्लॉट मेरा कैंसिल की तरफ चला जाए, मैं इसको जल्दी से जल्दी बेच दूँ। 15 पे नहीं जाता 14 पे चला जाए, 14 पे नहीं जाता 13 पे 10 पे चला जाए, लेकिन एटलीस्ट मैं आजकल क्या मतलब हमने देखा कि DHA एक्सपो के जो प्लाट्स थे वो 5 वाले की अगर हम बात करें 15 लाख तक पहुंच गए। अभी सुनने में आ रहा है कि 5-6 लाख के अंदर जो है उसकी परचेजिंग हो रही है। सो इस चीज़ को देखते हुए अगर हम अपने इन्वेस्टर्स को मशवरा भी देते हैं तो कौन सा पॉइंट होता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करनी होती है, और कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहां से उसने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी होती है? ये पॉइंट वैसे बताते नहीं है, इसमें हमारे ही फ़ायदा होता है और हमारे ही नुकसान होता है। लेकिन ये बात है कि अगर मार्केट को आप एनालाइज करें, स्पेशली DHAs को, जैसे कि गुजरांवाला हो गया, भावलपुर हो गया, मुल्तान हो गया, क्वेटा हो गया, पेशावर हो गया, किसी भी DHA को आप उठा के देख लें, जब जो है ना ये डाउन पेमेंट करीब आता है तो इस टाइम पे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस टाइम पे हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता कि इतने पैसे वो लगा सके, तो वो चाहते हैं कि मैं उसको फ्लिप कर लूँ, बजाय कि मेरा ये प्लॉट कैंसिल हो जाए तो मैं इसको जल्दी से बेच दूँ। तो इन्वेस्टर्स के लिए जो बेहतरीन मौका है वो 2 मौके होते हैं। एक तो ये है कि जैसी इसकी फाइल अनाउंस हो जाए, बिलेटिंग अनाउंस हो जाए, आप फ़ौरन से उसको पकड़ लो, और इनिशियल 4-5 इनिशियली, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर आते हो और इन्वेस्टर जो है ना एक बार जब वो रेट सेट कर लेता है, चाहे वो 50 लाख से रेट सेट कर ले, फिर 50 से ऊपर ही गेम
गेम चलती है। सही बात है। जब इन्वेस्टर अपनी चीज़ बेच देगा तो फिर अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आती भी है तो वो इतनी नीचे नहीं आती, लेकिन ये इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि आपको कब ख़रीदना चाहिए, एक तो पीक वक्त में ख़रीदना चाहिए, पीक से मुराद की जैसी स्टार्ट होती है, और दूसरा ये है कि डाउन पेमेंट से करीब करीब। अभी मैंने जो है ना, मैंने अपनी परचेजिंग मैंने स्टार्ट में नहीं की। मैं अपनी जो परचेजिंग करूँगा मैं तकरीबन 22 से लेके 30 के दरमियान में अपनी परचेजिंग करूँगा। बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं मैक्सिमम प्लॉट्स उठाऊँगा। जो चीज़ मुझे ऑन डे फर्स्ट मुझे 5 मरला का 11 से 12 से 13 लाख मुझे मिल रहा था, वो इस टाइम पे मुझे 6 साढ़े 6 पे मुझे इजीली मिल रहा है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, हमें लोग मैसेज करते कि 6 पे मार्केट है, मुझे 5.5 का दे दे, मुझे 5 का दे दे। इंतहाई वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा भी बेसिकली देखा जाए, हम खैर आपके लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे भी आप टाइम इस वजह से वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि 1 लाख रुपए पे आपने इस पे हरगिज़ आपने डील नहीं छोड़नी है, स्पेसिफिकली इन वक्त में। आप इस वक्त कह देते हो कि भाई मुझे 1 लाख रुपए महंगा मिल रहा है, आप 2 लाख रुपए महंगा ले लो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 11 पे चल चुकी थी उस वक्त जब अनाउंस हुआ था। अच्छा, इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे मेरे ख्याल में ज़बरदस्त पॉइंट है वो ये है कि वो लास्ट जब टाइम रहता है ना डाउन पेमेंट का, जो आखिरी 5-6 दिन हो या आखिरी वीक ले आप, आखिरी वीक के अंदर इन्वेस्टर को चाहिए कि वो परचेजिंग करे। ठीक है। और उसके बाद ये मार्केट इसने वापस ऊपर जाना होता है। वैसे नॉर्मली 2 पीरियड्स आते हैं डाउन पेमेंट से पहले, जो है हमेशा 2 पीरियड्स आते हैं। एक इन्वेस्टर का पीरियड आता है और एक फिर डीलर्स का पीरियड आता है। इन्वेस्टर का पीरियड को इनिशियली जो जैसे उमर भाई ने बताया कि इनिशियल 2 से 4 दिन 5 दिन जो होते हैं वो इन्वेस्टर का टाइम होता है। उसमें इन्वेस्टर अपना एक रेट सेट करके देता है। उसके बाद जो टाइम होता है वो डीलर का होता है, वो जो इन्वेस्टर से लेता है अगले इन्वेस्टर को देता है, तो बीच में अपना कुछ एक कमीशन रख के गेम चलाता है। तो मेन गेम जो होता है वो इन्वेस्टर का होता है। तो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहता है, जो रियल एस्टेट के अंदर मतलब उसका इंटरेस्ट होता है, तो उसके लिए एक ज़बरदस्त मशवरा यही है कि वो मुल्तान के अंदर इस वक्त इन्वेस्ट करें। ठीक है। इस वक्त वो अपनी चीज़ें उठाए। ठीक है। और उसके ऊपर डाउन पेमेंट पे करें। इंशाल्लाह डाउन पेमेंट के बाद ये मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में इसके साथ अगर हम थोड़ा सा इसको और एनालाइज करें, सुनने में आया है कि मुल्तान DHA क्वेटा के अंदर अपनी एक और एक्सपो करने जा रही है, सो उससे ये मार्केट इफेक्ट नहीं होगा फिर कुछ? बिल्कुल सर, मैं आपको इस वाली बात भी आती है, इससे इस वाली बात को जोड़ने के लिए मैं आपको एक बात ये बोलूँगा कि आपने कभी भी ना लालच नहीं करनी है। ठीक है। आपने अगर एक चीज़ 5 में ली है तो आपने उसको आराम से 7-8 में निकाल लेना है। ये नहीं करना कि नहीं मैंने 15 का वेट करना क्योंकि उमर ने बोला था, दोषन मार्केटिंग ने बोला था, मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे एनालिसिस है, 15 पे जाएगा। बिल्कुल 15 पे जा सकते हैं, लेकिन 15 पे नहीं भी जा सकते। थोड़ा सा भी अगर आपको प्रॉफिट दिखता है, अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए और 5 लाख के ऊपर आप जो है ना 3 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, 2 लाख 3 लाख अर्न करो, दैट इज मोर देन इनफ। ये आप इससे कैलकुलेशन ये कर लो कि अगर आपने 50 लाख रुपए लगाए तो आपने 30 लाख रुपए अर्न कर लिए। हमारे मैक्सिमम कभी कभी ये ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, हमारे लोग हमें कहते हैं कि 14 लाख का निकाल ले, लेकिन उसके बाद वो खुद आता है आपको 7 लाख रुपए में भी वो देने को राजी हो जाता है। अभी हो रहे हैं लोगों ने कनाल का, मैं पर्सनल कह रहा हूँ, 4 मरला कमर्शियल का 35 लोग डिमांड कर रहे थे। इस टाइम पे कनाल का 10-11 लाख रुपए जो है ना, सो कहने का मतलब यही है, मेरे ख्याल में कहने का आपके मतलब यही है कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर आते हो और वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर होता है, तो उसको फिर वापस उसी मार्केट के अंदर बाय करना और उसको सेल भी उसी गर्म मार्केट के अंदर करना है। जो हॉट सेलिंग मार्केट होता है उसको आपने ग्रैब करके ना रखना नहीं होता। 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म सर्कुलेटेड इन्वेस्टर होता है जो अपना सरमाया जो है ना वो सर्कुलेट करना चाहता है, यहाँ से प्लॉट ले लिया, वहाँ बेच दिया, वहाँ से ले लिया, वहाँ बेच दिया, और वो अपनी एक सर्कुलेशन रखना चाहते हैं इन्वेस्टर। और एक सेकंड जो इन्वेस्टर होता है ना वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर होता है। वो प्लॉट रखता है और वो उसका ख्याल होता है कि यार 5-10 साल इसको मैं भूल जाऊँ और ये मेरे लिए वो करे। सो इन दोनों को आप किस तरह देखते हो? सर मैं ये बोलूँगा कि इन्वेस्टर जो है ना, बेसिकली जिसको थोड़ा सा मार्केट का पता हो वो बहुत स्मार्ट होता है। उसको पता होता है कि भाई मैंने लॉन्ग टर्म में कैसा खेलना है, मैंने
शॉर्ट टर्म में कैसा खेलना है। शॉर्ट टर्म में ठीक है वो एक दो चीज़ें नहीं उठाता, वो मोर देन 100 चीज़ उठाता है, और उसको अगर एक चीज़ में अगर 50-50 हज़ार रुपये भी बच रहा हो ना तो वो उसको फ्लिप करता है। वो नहीं चाहता कि 50 चीज़ें उसके ऊपर बर्डन होकर पड़ जाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए वो चाहता है कि बस मैंने ले ली है, मैं इसको फौरन निकालूँ, फ्लिप करूँ, अपना प्रॉफिट निकालूँ। बस थोड़ा सा एनालाइज करें जो हमारे व्यूअर्स है, एक ऐसा बंदा जो कि एक प्लॉट ले सकता है, उसकी कैपेसिटी एक प्लॉट की है, और उसकी वही एक प्लॉट वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको वही सर्कुलेट करना चाहता है। ठीक है, सो उसके लिए क्या होता है कि उसने प्लॉट ले लिया है, उसको वापस बेचना होता है, थोड़ा सा अगर उसको प्रॉफिट मिले, या उसको थोड़ा सा होल्ड रखना चाहिए। अभी उसकी अमाउंट पे डिपेंड करता है और उसकी होल्डिंग पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो चाहता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं 5 मंथ एक फाइल ले लेता हूँ, ठीक है, और मुझे भाई 5-6 साल के लिए मुझे कोई परवाह नहीं है, ऊपर जाए नीचे जाए मुझे परवाह नहीं है, ठीक है, वो अपने लिए रख ले, बहुत अच्छा है। 5-6 साल के लिए कोई भी प्रॉपर्टी में अगर आप यहाँ पे कोई गन वाली चीज़ भी ले लो ना, 5-6 साल के बाद उसकी अप्रिसिएशन आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास ये स्पेसिफिक अमाउंट है, मैंने इससे जो है ना बस थोड़ा सा किचन मनी जनरेट करनी है, थोड़ी सी मैंने ना पेमेंट यहाँ से जनरेट करनी है, 2 लाख 3 लाख रुपए मैंने जनरेट करनी है, और बस फिर मैंने ये किसी और चीज़ में मैंने लगाने हैं, या मेरे बिजनेस की पेमेंट है, या कोई और पेमेंट है ये मेरी, या किसी से लोन लिया XYZ। अच्छा, तो इसमें ये है कि भाई उसने फ़ौरन जो है ना फ्लिप करना है और अपने। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्वेटा के एक्सपो के ऊपर। सुनने में आ रहा है कि मुल्तान जो है ना वो क्वेटा में एक्सपो करने जा रहे हैं। तो अगर वो क्वेटा में एक्सपो करने जा रहे हैं तो फिर ये जो मार्केट बना है पेशावर की तरफ से जो बना है, और ये जो मार्केट के अंदर हलचल बनी हुई है, ये बैठ नहीं जाएगी इससे? सर इसमें 2 चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। या तो अभी 1 मई से ऑलमोस्ट जो है ना इसके ट्रांसफर्स वगैरह खुल जाएंगे, एक्सपेक्टेड है 30 तक जो है ना वो है डाउन पेमेंट की लास्ट डेट्स हैं। उसके बाद जो है ना डाउन पेमेंट जमा हो जाएगी, 1 हफ्ता जो है ना इसकी प्रोसेस में लग जाएगा, लेकिन 1 हफ्ता जो है ना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ईद की छुट्टियाँ आ जाएंगी, मार्केट बंद रहेगी डेफिनेटली। ठीक है, 10 से मार्केट खुलेगी, 10 से लेके 27 तक जो है ना इनके पास 17 दिन है। जो असल में जब आपको अप्रिसिएशन का जो टाइम होता है ना, 27 को एक्सपो है, 27 मई को एक्सपो है। अच्छा, 25, 26, 27 ये कंफर्म तो नहीं है मेरे ख्याल में, सिर्फ सुनने में आया है। 27 को कंफर्म है, एज इनके वेबसाइट पे बताया गया। तो तकरीबन 1 महीना इसको लगता है यहाँ से, मतलब 5 लाख से लेके 30 लाख तक जाने में, 15 उसके अप्रिसिएशन का एक टाइम होता है, वो कम से कम 1 महीना होता है। तो जैसी अपनी अप्रिसिएशन पकड़ता जाएगा तो वो वाले एक्सपो के दिन करीब आ जाएंगे। तो जो इन्वेस्टर होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर, वो फ़ौरन कोशिश करेगा कि मैं फ्लिप करूं, बजाय कि वो ज़्यादातर अपनी पेमेंट तक बैठा रहे। 2 चीज़ें इसमें, एक और भी चीज़ आ सकती है मेरे ख्याल में। क्वेटा के एक्सपो जो है ना वो इस मार्केट को इफेक्ट करेगी अगर वो इसी रेट में हाँ, अगर में एक ये हो सकता है कि अगर 10 दिन के अंदर प्राइसेस इंक्रीज हुई ना, और क्वेटा में न्यू प्राइसेस इन्होंने लॉन्च की, जैसे कि 5 मंडी की कीमत 50 लाख है, इन्होंने 55 लाख लॉन्च कर दी। हाँ, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये भी उठेगा, और फिर तो लोग जो है ना क्वेटा को ज़्यादा प्रेफरेंस में भी ना दे एज कम्पेयर टू पेशावर। नहीं, असल में क्वेटा से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। क्वेटा है या पेशावर है तो ये नीचे मुल्तान है। बिल्कुल। आपको फाइल मिलना है, चाहे वो नहीं, अगर न्यू प्राइस में लॉन्च हुए ना, न्यू प्राइस में फिर पेशावर वाले को मे भी ज़्यादा एज मिल जाए डेफिनेटली। मेरे से अगर वो 5-6 लाख ऑन में लेता है और 50 लाख वाली चीज़ है, और वहाँ पे वो 55-60 में वो ले रहा है, और उसके ऊपर जो है ना ऑन भी शुरू में जो है ना 5-6 लाख हो, तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगा कि वो ये वाली चीज़ ले लें। सेकंड पॉइंट, अच्छा अभी कुछ हमारे दोस्तों के प्लॉट्स निकल आए हैं KP एक्सपो के अंदर। सो उनके कुछ क्यूरीज थी, हमारे पास आई थी कि उनके मेंबरशिप फीस का क्या है, गेन टैक्स क्या होता है इनके अंदर, जो ये इसके बाद जो पेमेंट उसने सबमिट करानी होती है, डाउन पेमेंट का क्या सिस्टम होता है। सो अगर उसकी टेक्निकलिटी पे आप थोड़ी सी उनको हाईलाइट। बिल्कुल, हर बंदा ये समझता है कि बस मैं 5-6 लाख 8-10-15-20 लाख ऑन में मैं बेचूंगा तो बस ये सारे पैसे मुझे आ जाएंगे। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको पेमेंट आती है, लेकिन इसके अंदर इनसे ट्रांसफ़र नहीं, इनसे जो है ना ये स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट कटती है, FBR की पेमेंट कटती है, मेंबरशिप फ़ीस होती है तकरीबन 60-64 हज़ार रुपये मेंबरशिप फ़ीस है, वो भी कटती है। तो ये टैक्सेस और इनकी डिडक्शन के बाद ही जो है ना इनको ये ऑन मिलता है, क्योंकि ये अपने चार्जेस होते हैं। बेसिकली सेलर के ऊपर जो अपने टैक्सेस आते हैं वो अपने टैक्सेस देता है, जो बायर के ऊपर अपने टैक्सेस आते हैं वो अपने टैक्सेस देता है। ठीक है, हाँ कभी कभार ऐसे हो जाता है ये आउट ऑफ नोवेयर के, अभी लेट सपोज एक चीज़ है 10 लाख की मिल रही है, वो उसको कहता है कि ठीक है आप मुझे 9 लाख में दे दें,
वो तो डीलिंग की बात है, वो डीलिंग की बात होती है। अच्छा, जो मेन पॉइंट है डाउन पेमेंट का तरीका क्या होता है? मतलब पेशावर में एक बंदे का प्लॉट निकला है, वो अभी डाउन पेमेंट करना चाहता है, तो बैंक के अंदर होता है, ऑनलाइन सिस्टम होता है, उनको मुल्तान जाना पड़ेगा, उसका क्या क्राइटेरिया? नहीं, इसके लिए जो है ना, इन्होंने इंटीमेशन लेटर के साथ इन्होंने अपना बैंक अकाउंट भी दिया होता है और चालान भी साथ में दी होती है। ठीक है, आपने जो है ना उस बैंक अकाउंट में जाना है और उस बैंक का आपने डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना है, और वो डिमांड ड्राफ्ट जो है ना वो आपने मुल्तान भेजना है, तो फिर वहाँ से आपको वो आ जाएगी। आपका दो पॉइंट है, एक तो मेरे ख्याल में डिमांड ड्राफ्ट वाला एक प्रोसेस है, दूसरा इनका एक चालान आता है, इंटीमेशन लेटर के साथ आपका अपना एक बैंक चालान आता है, वो जिस बैंक का है उसी बैंक में आप अपने पेमेंट सबमिट कराएं, वही रिसिप्ट आप अपने इंटीमेशन लेटर की फोटोकॉपी के साथ DHA मुल्तान को TCS करें, ठीक है, और वहाँ जैसे रिसीव होता है तो आपकी डाउन पेमेंट जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है, उसका वो मिल जाता है, मतलब आपको रसीद मिल जाती है आपको, और आपकी NDC के लिए प्रोसेस। अच्छा, नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जो DHA मुल्तान स्पेशली पेशावर एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी, अब तक की इतनी इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की है, इंशाल्लाह टाइम टू टाइम इसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे उसके ऊपर हमारी अपनी एक नज़र होती है, उसका एक रिसर्च करते हैं, वो आपके साथ इंशाल्लाह टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पेज के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमारे नीचे नंबर्स दिए गए होते हैं, उसके ऊपर आप हमारे साथ कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और कोशिश करेंगे कि आपको टाइमली आपको अपडेट करता रहे। दूसरा ये है कि अगर आप हमारी ये वीडियो देखते हैं और इस वीडियो के बाद जो है ना आपने कोई सेल परचेजिंग की है, और आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ बाद अगर इनमें से कोई भी बात आपको बेहतर लगी हो और आपको लगा हो कि वाकई इनकी बात से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि हमारे लिए भी मोटिवेशन बन जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाएं, और इसके बाद हम हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आपको सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट पिच किए जाएं जिनसे आपका प्रॉफिट बन सके। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट, इससे आपका प्रॉफिट बनेगा, खामखा इंशाल्लाह बनेगा। और इसके बाद 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, 2 प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह लाएंगे, लेकिन एक बार ये मुल्तान वाला जो है इसकी ये पूरा प्रोसेस वगैरह मुकम्मल हो जाए 1 महीने के बाद, यहाँ से फारिग होने के बाद आपको वो 2 प्रोजेक्ट्स मैं फर्दर पिच करूँगा। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, तो इसको आपने काफ़ी जो है ना करना है, काम करना है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी है। और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद आपसे मैं पूछूंगा कि आपके पैसे बने या नहीं बने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।